हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक शुरू, एक नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है कैश बुक। बेसिकली सब्सिडरी बुक्स पार्ट 1 के नाम से आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है। आज की क्लास का एजेंडा भी रहेगा, हम पहले समझेंगे सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। फिर हम देखेंगे कि जो पहली सब्सिडरी बुक है हमारी कैश बुक, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सब्सिडरी बुक होता क्या है। सब्सिडरी का मतलब होता है बेसिकली छोटा। जैसे अगर एक नॉर्मल सेंस से हम बात करें, हम कहते हैं कि होती है होल्डिंग कंपनी, होती है सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में फर्क यह होता है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो इस दूसरी कंपनी के अंदर 51% अपना शेयर, 51 या उससे ज्यादा, मतलब कि बेसिकली आधे से ज्यादा, 50 से ज्यादा शेयर अपने पास रखती है, तो वो होल्डिंग हो जाती है और ये सब्सिडरी हो जाती है। तो सब्सिडरी इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी किताबें आप बना देते हो। अब बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, या स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं, या डे बुक्स क्या होती हैं। इनके 3 नाम होते हैं। क्या क्या 3 नाम होते हैं, जल्दी से बोलोगे। सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक या फिर डे बुक। ये होती क्या है? देखो, जैसे जैसे एक बिजनेस बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसकी ना ट्रांजेक्शंस बहुत सारी बढ़ती चली जाती हैं। हमने सीखा था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में तो क्या होता है कि आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी आती है वो सारी वहां पे लिखते चले जाते हो डेट वाइज। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होता है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ जाती हैं। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं तो इट इज डिफिकल्ट कि सारा कुछ हम जर्नल में लिखे, क्योंकि एक ही नोटबुक बनाई, उस पर एक ही अकाउंटेंट बैठा है, 4 लोग ट्रांजेक्शन हुई, 4 ट्रांजेक्शन हुई, तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जर्नल के ना पार्ट्स कर देते हैं। हम कहते हैं कि जर्नल अब एक नहीं रहेगी, हमने उसके टुकड़े कर दिए कि एक काइंड ऑफ एंट्रीज तो यहां आएंगी, एक काइंड ऑफ एंट्रीज यहां आएंगी, एक काइंड यहां, एक काइंड यहां, एक काइंड यहां, एक काइंड यहां। इस तरीके से हम बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। उनमें से कुछ बुक्स आपके सिलेबस में है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम आपको सिखाते हैं कि जो जर्नल है वो जर्नल एक ना रह के वो काफी भागों में बट जाती है। ये जितने भी भागों में बटती हैं, जो छोटी छोटी बुक्स बनती हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, सब्सिडरी बुक्स। क्या बोल देते हैं, सब्सिडरी बुक्स। या इनका नाम क्या होता है, स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स, या इनका नाम क्या होता है, डे बुक्स। समझ आती है जी बात। तो हमने क्या करा, जो जर्नल थी, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ तो जर्नल क्या हो गई हमारी, अकेली अकोमोडेट नहीं कर सकती थी सारी ट्रांजैक्शंस। तो हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ जर्नल बना दी कि ताकि जो भी रिकॉर्डिंग के लिए एंट्री आएगी हम कंसर्न्ड बंदे के पास भेज देंगे। मैंने 6 अकाउंटेंट बिठा दिए, एक को बोला परचेजेस की लिखो, एक को बोला सेल्स की लिखो, एक को बोला कैश की लिखो, एक को बोला बैंक की लिखो। कोई भी ट्रांजैक्शन आई तो मैं कहूंगा कि उस हिसाब से पर्ची लगी हुई है, इस बंदे के पास जाकर आप चले जाओ। सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये होता है। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, देखो। फॉर्मल डेफिनेशन आपको बोलते हैं, कहते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स और डे बुक्स। 3 नाम होते हैं इसके, मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स और तीसरा नाम होता है डे बुक। आर स्पेशलाइज्ड जर्नल डिजाइन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर एंड रिपीटेटिव नेचर। बेसिकली हुआ क्या यहां पर, हम कहते हैं कि हम इन बुक्स को किस लिए डिजाइन करते हैं, दे आर डिजाइन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर एंड रिपीटेटिव नेचर। कि जो भी सिमिलर और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होगी उन्हें हम यहां पर लिख देंगे। जैसे परचेजेस से रिलेटेड एक बुक में, सेल्स से रिलेटेड एक बुक में, रिटर्न से रिलेटेड एक बुक में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी रिपीटेटिव और सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए अलग अलग बुक्स बना देते हैं। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल मेन जर्नल, सिर्फ एक जर्नल में लिखने की बजाय businesses use these separate books to streamline their accounting process, improve efficiency and make record keeping more organized। तो हम क्या करते हैं, एक बुक क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को सिर्फ जर्नल में लिखने की बजाय क्या कर देता है, काफी सारी बुक्स बना देता है, जिससे उसकी जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस, वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा लगता है, आसान डाटा लगता है, और वो अच्छे से उसका कल को हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या किया कि जो रिपीटेटिव नेचर की आइटम्स थी, जो सिमिलर नेचर की आइटम्स थी, उनके लिए हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट बुक बना दी। अब हम देखते हैं हम कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस ऑफ जर्नल, या मैं कहूं कि सब्सिडरी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। तो देखो हम क्या क्या बुक्स पढ़ेंगे, इन सब का मतलब जरूर समझ लेना आराम से। और आज हम कैश बुक शुरू करेंगे। बेसिकली आराम से मतलब समझो। पहली आती है कैश बुक। कैश बुक में क्या आता है, कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक
रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है या फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी की सारी कहां जाएगी? कैश बुक में जाएंगी, जर्नल में नहीं जाएंगी। जैसे कि हम एक एंट्री करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं कहता हूं कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, मान लो ये ट्रांजैक्शन है मेरे पास, तो ये ट्रांजैक्शन अब कहां जाएगी? जर्नल में नहीं जाएगी। अगर एक बिजनेस सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहा है तब उसके खातों में ये जर्नल में ये एंट्री नहीं जाएगी, बल्कि कहां जाएगी? ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। समझ आ गई मेरी बात? तो क्या होगा कि अब इस तरीके की एंट्री या कोई भी कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्री जो होगी वो अब जर्नल में ना जाके डायरेक्टली कैश बुक में जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग ही कैश बुक में होगी। ये ध्यान रखना कि जर्नल बनेगी ही नहीं। परचेसेस बुक में क्या आता है? परचेसेस बुक में क्या आता है? बहुत ध्यान से सुनना। तो भैया परचेसेस बुक में आता है रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओनली गुड्स। अब ये आपको ना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। परचेसेस वर्ड्स का आप यूज ही कब करते हो? जब आप गुड्स खरीद रहे हो। तो जब भी अगर आप उधार पे सामान खरीदोगे तब आप बनाओगे परचेसेस बुक, वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी परचेसेस बुक में। फिर से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है क्रेडिट और दूसरी चीज है ओनली गुड्स। क्या हर चीज का खरीदना परचेसेस बुक में जाएगा? नहीं। क्या हर तरीके का गुड्स का खरीदना परचेसेस बुक में जाएगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, उधार पे खरीदे गए गुड्स ही परचेसेस बुक में जाएंगे। क्योंकि अगर तुमने कैश में खरीदे गुड्स तो उसके अंदर कैश इन्वॉल्व है, और कैश इन्वॉल्वमेंट वाली हर ट्रांजैक्शन कहां जाती है? कैश बुक में जाती है। कैश इन्वॉल्वमेंट वाली हर ट्रांजैक्शन कहां जाती है? कैश बुक में जाती है। क्रेडिट पे अगर सामान खरीदा है तो परचेसेस बुक में जाएगा। क्रेडिट में कुछ और खरीदा है, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है और मैंने वहां पर एसी खरीदा, तो क्या वो परचेसेस बुक की ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कपड़े खरीदे और उधार पे खरीदे तो वो परचेसेस बुक की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसी तरीके से अगली बुक आती है मेरे पास, दैट इज सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या आएगा? रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स। ये क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करता है। फिर से ओनली गुड्स। क्या हर चीज का बेचना सेल्स बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या हर चीज का बेचना सेल्स बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जब भी तुमने माल बेचा सेल्स बुक में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी माल बेचोगे तो हो सकता है कैश में बेचा हो सकता है क्रेडिट में बेचा हो। अगर कैश में तुमने सामान बेचा है, माल बेचा है, तो वो कहां जाएगा? कैश बुक में। लेकिन अगर तुमने उधार पे सामान बेचा है तो कहां जाएगा? सेल्स बुक में। समझ आती है बात? तो मतलब कि जल्दी से बताओगे, मान लो मैं कहता हूं कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू राघव। मैंने क्या करा? राघव को 5,000 के गुड्स सोल्ड करे। सबसे पहले तो पहचानो क्या हम कैश ट्रांजैक्शन हो या आप एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। आप बता सकते हो, अगर सिर्फ नाम आ रहा है तो ये मतलब क्या है? उधार की ट्रांजैक्शन है। अगर उधार की ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो ये कहां जाएगी? और गुड्स बेचे हैं तो ये सेल्स बुक में जाएगी। अगर यही यहां पर राघव की जगह होता, कुछ ना होता, मैं कहता सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000, तब ये कहां जाती? सेल्स बुक में ना जाती। कहां जाती? कैश बुक में जाती। क्योंकि यहां पर हम बोलते हैं कि क्या है ये? यहां पर कैश इन्वॉल्व है। जैसे ही ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हुआ वो कहां चली जाएगी? कैश बुक में चली जाएगी। समझ आ गई बात? आगे चलें। अगला कहता है परचेज रिटर्न बुक। तो यहां पर जो भी क्रेडिट परचेजेस रिटर्न होती है, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न जो होती है, सारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उधार वाली, सिर्फ और सिर्फ उधार वाली। क्योंकि जो कैश में परचेज रिटर्न करोगे, कि तुमने माल खरीदा था 10,000 का कैश में, उसमें से 2,000 का रिटर्न करे तो 2,000 कैश लिया होगा ना अपने हाथ में, तो वो कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर उधार वाली परचेजेस रिटर्न करा कि तुमने माल खरीदा था राघव से 10,000 का, तब तुमने क्या तब उधार पे खरीदा था तो राघव तुम्हारा क्रेडिटर था, 2,000 का वापस कराए तो राघव एज ए क्रेडिटर रिड्यूस होगा, कैश तो नहीं मिलेगा, तो वो कहां चला जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। अगली आती है सेल्स रिटर्न बुक। ये क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ठीक है। फिर आता है जनरल प्रॉपर। यहां पर क्या आएगा? ऑल द रिमेनिंग
ट्रांजैक्शंस। बाकी सभी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हमने क्या बना दिया, जर्नल प्रॉपर नाम दे दिया। तो हमने क्या करा, बेसिकली पूरी जर्नल को हमने कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया, 6 भागों में सॉरी। एक तो हमने क्या करा, कैश बुक बना दी, एक परचेसेस बना दी, एक सेल्स बना दी, फिर हमने रिटर्न की ट्रांजेक्शन परचेज, फिर सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन, और फिर जो भी मिसलेनियस एंट्रीज रह गई वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। मिसलेनियस रह गई क्या कुछ, बिल्कुल रह गई। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है ना। मान लो मैं कहता हूं मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे अगर मशीन खरीदी तो। अगर मशीन कैश में खरीदते तब जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन नहीं रहेगी, वो किसकी रहेगी, जल्दी से सोचो। अगर मशीनरी कैश में खरीदी तब वो किस पर्टिकुलर बुक में जाने वाली है, सर वो कैश बुक में जाने वाली है, क्योंकि वहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट हो गया। समझ आती है सारी बातें। तो यहां पर हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, कौन सी एंट्री किस सब्सिडरी बुक में जाने वाली है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या है, देखो बहुत सिंपल से एडवांटेजेस है। पहली कहता है स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड्स। इससे क्या होगा कि हर एक बुक के अंदर एक तरीके की ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड बन जाता है। अगला कहता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये तो हमें पता ही है कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि जर्नल ना बना के ये बना रहे हैं हम सारी, तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर ओरिजिनल एंट्री पहली बार आ रही है। एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि यहां पे टाइम एंड एफर्ट बच जाएगा। टाइम एंड एफर्ट बच जाएगा। क्यों टाइम एंड एफर्ट बच जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होता कि वेट करनी पड़ती है लोगों को ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन अब क्या, मैंने सारी अलग अलग बुक्स बना रखी है, मेरे को खाते मेंटेन करने आगे आसान होंगे, तो मेरी क्या होगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अगला आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर है, बिल्कुल पहले एक ही बंदे को सारा कुछ करना पड़ता, क्योंकि वही जनरल की बुक संभाल रहा होता। लेकिन अब मैंने 3-4 रख दिए, तो क्या हुआ कि डिफरेंट सेल्स की ट्रांजैक्शन एक के पास जाएंगी, एक के पास परचेजेस की जाएंगी, एक के पास परचेज रिटर्न की, एक के पास सेल्स रिटर्न की, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। फिर आता है सिंप्लीफाइड पोस्टिंग। कहता है पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। क्या कहता है, देखो पीरियोडिकल टोटल्स फ्रॉम दीज बुक्स कैन बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। इसका मतलब देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने परचेसेस बुक बनाई, तो मैंने देखो जब मैंने परचेसेस बुक बनाई, परचेसेस बुक में मैं क्या लिखता हूं, सारी की सारी क्रेडिट परचेसेस। क्या लिखता हूं मैं, सारी की सारी क्रेडिट परचेसेस। तो जितनी भी मेरी उधार की परचेसेस है वो सारी की सारी परचेसेस बुक में आ जाएंगी। तो इससे होता क्या है कि मैं ना अब सारी की सारी जितने भी डिफरेंट परचेसेस हैं उनको अलग अलग करके अकाउंट नहीं बनाता हूं। जब मैं लेजर में पोस्ट करता हूं तो सीधा उसका टोटल कर देता हूं। इस बुक का टोटल है जी, मान लो परचेसेस बुक का टोटल आया एक महीने का, पीरियोडिकल टोटल्स। जैसे मैंने एक मंथ का टोटल निकाला कि मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा, तो मैंने जब खाता बनाया तो उसमें सीधा 2 लाख लिख दिया कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2 लाख रुपीस। उससे क्या होता है कि और डिटेल चाहिए तो आप जनरल प्रॉपर चेक कर लो, परचेसेस बुक चेक कर लो। हम यहाँ की थोड़ी कम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश बुक अच्छे से समझेंगे कैश बुक का मतलब क्या होता है। देखो कैश बुक इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कि जब हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई, कि हमने जब जनरल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो उनमें एक था हमारा कैश बुक। कैश बुक के अंदर आता क्या क्या है, ऑल कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश से रिलेटेड है, जितनी भी बैंक से रिलेटेड है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमारी कैश बुक में आ जाती हैं। इसके बारे में एक जरूरी चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, क्या हमारी कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है। देखो आपने एक चीज पढ़ी थी अभी तक कि जर्नल जो होती है, जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या हम उसको बोलते हैं कि ये प्राइमरी बुक है हमारी अकाउंट्स की। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज लेजर, हमने कहा था दिस इज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या हमने इसको कहा था दिस इज माई प्रिंसिपल बुक या मेरी सेकेंडरी बुक है। जो कैश बुक होती है, क्या वो जनरल वाले पार्ट में आएगी या हमारे लेजर वाले में आएगी। अगर अभी तक आपने जितना भी सुना है उसके हिसाब से कैश बुक एक जनरल का सब्सिट्यूट है, लेकिन इन रियलिटी जो कैश बुक बनाते हैं हम, कैश बुक जनरल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो, कैश बुक जनरल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है। मतलब कि
जब तुमने कैश बुक बना दी तो कैश का अलग से खाता नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो कैश बुक है वो जनरल का काम भी करेगी, तो मतलब कैश से रिलेटेड एंट्री को तुम रिकॉर्ड अलग से कहीं नहीं करोगे, सिर्फ कैश बुक में ही लिखोगे और इसके बाद कैश का अलग से अकाउंट भी नहीं बनाओगे, कैश अकाउंट इसी को बोल दोगे। तो यही तुम्हारा जनरल है, यही तुम्हारा लेजर है, और किसी बुक में ऐसा नहीं होता। मैं सोचो परचेसिस बुक, तो परचेसिस बुक अलग बनेगी, परचेसिस का अकाउंट अलग से लेजर में बनेगा, तो मतलब और कोई भी सब्सिडरी बुक ये ड्यूल पर्पस सॉल्व नहीं करती है, सिर्फ कैश बुक ये ड्यूल पर्पस सॉल्व करती है। तो कैश बुक क्या है हमारी? सब्सिडरी बुक या फिर प्रिंसिपल बुक, या को हटा के क्या बोल दोगे? सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। हमारी कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक भी है और एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। हमें यहां पर लिखा हुआ देखो, इट ऑफन सर्व्स एज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट्स। कैश और बैंक अकाउंट्स के लिए ये एक जर्नल भी यही है और लेजर भी यही है, सेपरेट कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। समझ आई? तो इसके अंदर आता क्या क्या है? रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शंस। बैंक ट्रांजेक्शंस को भी हम यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक? आगे चलते हैं। देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक? कैश बुक के 4 टाइप्स होते हैं। यहां पे आप देख रहे हो 3 लिखे हुए हैं। कैश बुक के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या 4 टाइप है? ध्यान से सुनना। अगर टीएस ग्रेवाल बुक उठाओगे तो आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और एक आपको दिखेगा डबल कॉलम कैश बुक। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जनरली हम ये 2 ही तरीकों की कैश बुक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपके सिलेबस में भी हम ये 2 ही करवाने वाले हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? इसके अंदर एक कैश का कॉलम होता है, बस कैश ट्रांजेक्शंस आती है यहां पर। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस। क्योंकि सिंगल कॉलम है तो एक ही की जगह है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस यहां पर लिखते हैं। जो डबल कॉलम कैश बुक होती है, यहां पर हम क्या लिखते हैं? कैश एज वेल एज बैंक। तो मतलब कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजेक्शंस लिखते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम बनाते हैं और एक बैंक का कॉलम बनाते हैं। एक कैश का कॉलम बनाते हैं और एक बैंक का कॉलम बनाते हैं, 2 डिफरेंट कॉलम्स बनाते हैं। वही बात करें ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? इसके अंदर 3 कॉलम होंगे। तीसरा कॉलम किस चीज का है सर? क्या कैश, बैंक और कोई तीसरी जगह भी होती है जहां पे आप कैश रखते हो? नहीं। तो यहां पर जो तीसरा कॉलम होता है वो किसका होता है? पहला कॉलम होता है कैश का, दूसरा होता है बैंक का और तीसरा होता है आपका डिस्काउंट का कॉलम। किसका होता है? डिस्काउंट का कॉलम, रिसीव्ड या पेड। तो 3 कॉलम आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। एक एडिशनल कॉलम जो होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट पेड का कॉलम होता है। क्योंकि जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई सेल्स या परचेसेस होती है और जब कैश रिसीव हो रहा होता है तो हम किसी ना किसी को कैश डिस्काउंट दे रहे होते हैं या कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे होते हैं। तो हमने कहा इसके लिए भी यहीं पे कॉलम बना दो, क्या अलग से रिकॉर्ड करना है इसको, तो हमने यहीं पे इसका कॉलम बना दिया। चौथे नंबर पे हमारे पास जो बुक आती है दैट इज पेटी कैश बुक, जो हम आपको पढ़ाएंगे भी सही 11th के सिलेबस में ही। पेटी कैश बुक, ये हम छोटी और कैश बुक बना देते हैं जिसके अंदर छोटे मोटे खर्चे हम लिखते हैं। कि जैसे कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, तो हमने क्या करा? एक पेटी कैशियर बिठा दिया, पेटी कैशियर को पकड़ा दिया 10,000 महीने की शुरुआत में कि जो भी छोटे मोटे खर्चे वो आप करते रहो और फिर अगले मंथ फिर मेरे से और पैसे ले लेना, रीइंबर्स कर दूंगा तुम्हें। कि मान लो 10 में से 6,000 खर्चा हुआ, 6,000 में और दे दूंगा। तो ये होता है पेटी कैश बुक। ये भी हम सीखेंगे इसका कैसा फॉर्मेट होता है, कैसी दिखती है। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़नी है, डबल कॉलम कैश बुक पढ़नी है और पेटी कैश बुक पढ़नी है क्लास 11th में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, लेकिन आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए कि कैश बुक के टाइप्स क्या क्या हैं पढ़े। ठीक है जी। अब देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। तो देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है उसका फॉर्मेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि एक बार आपको फॉर्मेट समझ आएगा तब आप उसको बेटर समझ पाओगे। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक? एकदम डिटो कॉपी पेस्ट लेजर अकाउंट के जैसे दिखता है। लेजर अकाउंट बनाया था ना तुमने टी शेप का, और कोई भी सब्सिडरी बुक का ऐसा फॉर्मेट नहीं होता लेजर के जैसा, सिर्फ ये कैश बुक ही है। तो ये टी शेप बन गया, ये टी शेप बन गया। देखो कॉलम, पहला कॉलम डेट का, यहां पे आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखोगे,
और ध्यान रखना, जब भी आप कैश बुक बनाओगे या कोई भी बुक बनाओगे, सभी के सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी। ये नहीं कि 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन लिख दी फिर 2 जुलाई की लिख रहे, वो गलत है। क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, पहले 2 जुलाई की ट्रांजैक्शन हुई होगी फिर ही 10 जुलाई आई होगी, तो आप पहले 2 जुलाई की ट्रांजैक्शन लिखोगे फिर 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन लिखोगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि आप जो ट्रांजैक्शंस लिखोगे वो कैसे लिखोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ अदर अकाउंट, याद आ रहा है, लेजर में पढ़ाया था मैंने जैसे तुम्हें, नेम ऑफ अदर अकाउंट, नेम ऑफ अदर अकाउंट। कि मान लो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट होना चाहिए तो कैश की डेबिट साइड में नाम लिख देंगे दूसरे का, ठीक है जी। वाउचर नंबर, देखो आप जानते हो कि जर्नल जब बनती है, आप जानते हो जर्नल जब बनती है तो जर्नल का जो रेफरेंस होता है वो हम वाउचर काट के लाते हैं। वाउचर से हम देखते हैं कि कोई वाउचर आता है, वो हमारा एविडेंस होता है और उसको देख के हम एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहां पर हम वो वाउचर नंबर लिखते हैं जो आपका एविडेंस आया है, तो वो नंबर, वाउचर किस नंबर का वाउचर है, यहां पे आप अमाउंट लिख देते हो। सिमिलरली क्रेडिट के लिए भी डेट, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ अदर अकाउंट, और वाउचर नंबर में वाउचर का नंबर और अमाउंट में अमाउंट, ठीक है। कई बार यहां पर देखो कैश डेबिट कब होगा, जब कैश आ रहा है, कैश क्रेडिट कब होगा, जब कैश यहां से जा रहा है। तो वो आप कई बार इसको वाउचर नंबर की जगह रिसिप्ट नंबर भी बोल देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स फॉर्मेट यूज करती है तो वहां पे वाउचर नंबर लिखते हैं तो वाउचर नंबर ही लिखकर आओगे। समझ आया फॉर्मेट कैसा दिखने को मिलना है। एक हल्की सी ट्रांजेक्शन देखें, ट्रांजेक्शन देखें कैसे दिखेगी कैश बुक के अंदर, सिंगल कॉलम कैश बुक की ट्रांजेक्शन देखें कैसी दिखेगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूं परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। अब आपको एक्चुअली में जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें जनरल एंट्री आती है जिसकी हेल्प से तुम कैश बुक बहुत आराम से बना पाओगे। परचेज्ड गुड्स ₹10,000, एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट तो जाएगा कहां पे, कैश की क्रेडिट साइड में, नाम किसका आएगा, परचेजेस का। तो क्या दिखेगा, कैश की क्रेडिट साइड में जो भी तारीख है उस तारीख पे क्या लिख दोगे, बाय परचेजेस। बहुत सिंपल है ना, लेजर सीखा तुमने, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कहानी है। कितने के, 10,000 के, 10,000 के। बता दो जी क्या मुश्किल है। इस तरीके से सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको पहचानना है, कहां पे कैश डेबिट हो रहा है, कहां पे कैश क्रेडिट हो रहा है, उस हिसाब से आपको डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखते चले जाना है। अब देखें वापिस से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। तो देखो पहली चीज जो कैश बुक की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस लिखते हैं हम। सिंगल कॉलम कैश बुक की कैरेक्टर्स पूछे कोई आपसे तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक भी नहीं भैया, क्योंकि कॉलम एक ही है और ये कॉलम किसका है, कैश का कॉलम है। तो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस यहां पर आती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस यहां पर आती हैं। जनरली हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो कैश बुक होती है उसके अंदर कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस आती हैं। अगला कहता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमें पता है कि ओरिजिनल एंट्री है भैया, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री आई है, तभी तो वाउचर नंबर हमने रेफरेंस में लिखा। एक्ट्स एज अ लेजर अकाउंट, ये मैंने तुम्हें पहले बताया कि ये ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। एक चीज और ध्यान रखना कि आप ये लेजर है, किसका लेजर है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक के लिए। ये नहीं कि बाकी कोई खाता नहीं बनेगा, कैश का खाता और बैंक का खाता अलग से नहीं बनेगा, बाकी सारे खाते बनेंगे, बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है सबके खाते बनेंगे। और मैं एक आपको करवाऊंगा भी एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैं पोस्टिंग सिखाऊंगा कि किस तरीके से लेजर में पोस्ट होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। आगे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने तुम्हें अभी बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। हमें जो फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे कि पहले 2 जुलाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से आप लिखोगे। ड्यूल साइडेड, सर 2 साइड होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। और कोई भी जितनी भी आप सब्सिडरी बुक्स पढ़ोगे किसी में भी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, सिर्फ ये कैश बुक ही है जो लेजर और जनरल दोनों का पर्पस सोल्व करती है। कैश कॉलम ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, कहता है कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ऐसा क्यों होगा सोचो, कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस ही क्यों शो करेगा, सर ऐसा ही होगा ना,
कैश जितना आएगा उससे ज्यादा किसी को पे थोड़ी कर दोगे तुम। देखो कैश बुक जो होगी, कैश एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि डेबिट क्रेडिट से कम हो, कि आया तो कैश कम है और गया कैश ज्यादा है, किसी तरीके से पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जितना आएगा उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। कोई मैं नोट थोड़ी छाप रहा हूं यहाँ पे बैठ के, है ना भाई, कोई नोट थोड़ी छाप रहा हूं कि भाई मैंने आए तो 1 लाख या खर्च दिए मैंने 1.5 लाख, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कैश बुक का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक कॉलम डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक में आप ऐसा कर सकते हो कि खाते में थे 20,000, सामने वाले को चेक दे दिया 25,000 का, तो क्या होता है, बैंक आपका ओवरड्राफ्ट लगा देता है और बैंक कहता है कि आपने मेरे से 5,000 एक तरीके से ले रखे हैं। तो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कैश कॉलम का हमेशा और हमेशा जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। फिर से सोचो, कैश कॉलम का, कैश बुक का नहीं कह रहा मैं, कैश बुक के कैश कॉलम का या सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर, वहां पे तो कॉलम ही कैश का होता है, तो वहां पर आपके डेबिट बैलेंस ही होगा कि कैश रिसिप्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कैश पेड। लेकिन बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बैंक से हमने खर्चे ज्यादा करे, इनकम कम आई। ये भी हो सकता है कि इनकम कम आई, खर्चे ज्यादा करे, ओ इनकम ज्यादा आई, खर्चे कम करे। तो दोनों कोशिश हो सकते हैं। मतलब बैंक बैलेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन कैश बैलेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलो जी, अब यहां पे करते हैं हम आज की क्लास को रेस्ट। अब आपने आज सीख लिया है अच्छे से, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है। कल की क्लास में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के, कि सिंगल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनानी है। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद इसी तरीके से डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम करेंगे, अच्छा हम सिंगल कॉलम का एक लेजर पोस्टिंग भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कैश बुक हम खत्म कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के 3 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से उनको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।